हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेकर आए हैं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन स्टडी क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के लिए क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए सेंटेंस टॉपिक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेंटेंस टॉपिक। सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना अंग्रेजी में कोई भी चैप्टर अधूरा है। अंग्रेजी पढ़ना हो, अंग्रेजी बोलना हो या अंग्रेजी लिखना हो, इसके लिए सेंटेंस का जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज हम सेंटेंस टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। सबको पता है कि सेंटेंस के दो तरह की संरचनाएं होती हैं, एक वर्ब के आधार पर और एक उसी संरचना के आधार पर। अब हम जब वर्ब के आधार पर बात करते हैं तो सेंटेंस होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब आती है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब आती है, या हम इसे कह सकते हैं कि इसमें केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है। दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें हमेशा एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज आते हैं। और स्वाभाविक बात है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज एक से अधिक हैं तो फाइनाइट वर्ब भी एक से अधिक होगी। तीसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें भी फाइनाइट वर्ब आएगी और यहां एक हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा इसमें एक ही रहता है। तो ये अकॉर्डिंग टू वर्ब है, इनके बारे में अध्ययन किया जाएगा आगे। लेकिन जो सेंटेंस के टाइप हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, उस पर यदि हम चर्चा करेंगे तो सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस के 5 टाइप क्या है, उन्हीं को पढ़ना है। पहला टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस। इसको फिर साधारण वाक्य कह सकते हैं, सामान्य वाक्य कह सकते हैं। दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जा सकता है। इंपेरेटिव सेंटेंस। इसे आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है।
ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एक्स्ट्रा स्टेप वर्ड कहा जा सकता है। और इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बिजनेस ऑब्जेक्ट वर्ड कहते हैं इसे। ये सेंटेंस के 5 टाइप है और इसी सेंटेंस के आधार पर नरेशन है, इसी सेंटेंस के आधार पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं इसी सेंटेंस से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इस सेंटेंस पे ही चर्चा करेंगे आज। असर्टिव सेंटेंस हम ऐसे वाक्य को कहते हैं जिस वाक्य से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है। इन्फॉर्मेशन देने वाले वाक्य को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, तो कोई भी सूचना, जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, हम कहते हैं कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर यह वाक्य यदि कहीं लिखा जाए या इस वाक्य को बोला जाए तो इस वाक्य से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उस व्यक्ति के स्कूल जाने का कार्य हो रहा है। यदि हम इसको बोलें ही डज नॉट गो टू स्कूल, यह वाक्य भी हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस व्यक्ति के स्कूल जाने का कार्य नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिससे कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई सूचना मिले, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं। ये तो असर्टिव सेंटेंस की बात हुई, इसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो पहले एक एक को हम देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ये है स्वीकारात्मक वाक्य। अब ये वाक्य ऐसा वाक्य है जो सूचना तो हमें देता है, लेकिन सूचना सकारात्मक देता है। अभी हमने 2 टाइप बताया था असर्टिव सेंटेंस में। एक सूचना दे रहा है कि उस व्यक्ति के स्कूल जाने का कार्य हो रहा है, और दूसरा सूचना दे रहा है कि उसके स्कूल जाने का कार्य नहीं हो रहा है। यदि स्कूल जाने का कार्य हो रहा है तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और यदि सूचना दे रहा है नहीं होने का तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसे हम कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। यदि सूचना सकारात्मक हो, he is going to market, तो ये असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि सूचना नकारात्मक हो, we do not play hockey, तो ये सूचना नकारात्मक है। यदि यह सूचना नकारात्मक है तो इसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस के ही 2 पार्ट हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वह है जिसमें हमें सकारात्मक सूचना मिल रही है, और निगेटिव सेंटेंस वह है जिसमें हमें नकारात्मक सूचना मिल रही है। तो ये हुआ सेंटेंस का पहला पार्ट, पहला टाइप असर्टिव अफर्मेटिव। पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के 2 प्रकार हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसलिए ये जो सेंटेंस का टॉपिक है, इससे विशेष यही देखना है कि असर्टिव सेंटेंस में जो 2 पार्ट हैं, क्योंकि इन्हीं को हम टेंस में बनाते हैं। यहाँ हमें जानकारी मिल गई कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव के जो 2 पार्ट हैं ये क्या होते हैं
और उसके बाद जब ये हम जानकारी कर लेते हैं तो इन्हीं को हम ट्रांसलेट करते हैं अब टेंस में। सेंटेंस यदि पता है तो हमें सेंटेंस पहचानना है कौन सा सेंटेंस है, और उसको टेंस में ट्रांसलेट करने का रूल पढ़ाते हैं कि अगर हिंदी में ये दिया है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। आगे इसको रूट किया जा सकता है। आगे चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे। सेंटेंस का दूसरा टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा इसका टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसे बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब यदि इसके हिंदी नाम को हम लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो आसानी से हम समझ सकते हैं इसका काम हुआ क्वेश्चन पूछना, क्योंकि इसका नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने वाला। तो कोई भी सेंटेंस यदि हमसे कोई प्रश्न पूछता है, वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का सेंटेंस हो, यदि हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो उस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं। जैसे यदि हम बात करें, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो, तुम बाजार जाते हो। तो इसका मतलब यह है, यहाँ हम एक सेंटेंस पूछ रहे हैं, एक वाक्य पूछ रहे हैं, और आप इस वाक्य में जो भी आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। यदि आप जाते होंगे तो आप बोलेंगे यस आई गो टू मार्केट। तो ये आपका आंसर हो गया और ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ऐसे ही सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इसका भी आंसर देते हैं, आई लिव एट मनियर, मैं मनियर में रहता हूं। जहां भी आप रहते हैं आंसर आप देते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो भी क्वेश्चन पूछे उन सेंटेंस को हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी ऐसे वाक्य जो हमसे किसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे वाक्य को हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू गो टू मार्केट, तुम मार्केट, क्या तुम मार्केट जाते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो आप बताते हैं मैं इस स्थान पर रहता हूँ, मैं इस गांव में रहता हूँ, इस कस्बे में रहता हूँ। जहां भी रहते हैं आप वो बताते हैं। ये आपका क्या है, आंसर है, ये आपका क्वेश्चन। यही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम है क्वेश्चन पूछना। इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पे। नोट हो गया। अब आगे देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो दो टाइप है, हम इन पे चर्चा करेंगे थोड़े सा। लगभग समझ में भी आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इसके टाइप क्या है, बस इनके नाम जानना है। एक जो पहला टाइप है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। और यह जो प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य है इसको हम यस और नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को यस और नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जब भी हम देते हैं यस या नो में देते हैं, इसलिए इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है इज ही अ डॉक्टर, तो यदि आपको पता है, कंफर्म है कि हाँ वह डॉक्टर है, तो आपका आंसर होता है इस क्वेश्चन का यस ही इज अ डॉक्टर। ये आपका आंसर होता है।
तो जब ये आपका आंसर है तो आपने इसका आंसर यस में दिया है। यदि वह डॉक्टर नहीं है, लायर है, तो यहाँ आपका आंसर होगा नो, ही इज नॉट ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं है। तो यदि आपका आंसर नो है या आपका आंसर यस है, कैसा भी आंसर दें यस या नो में ही आने वाला है, इसलिए इसको बोला जाता है यस और नो टाइप क्वेश्चन, प्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य। क्योंकि इसके नाम अलग अलग रखे जाते हैं, कई नाम लोग रखते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश की अगर बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश से ही नाम दिया है इसको। अब हमने अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए बना लिया यस और नो टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ये आपका नाम यही है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नोट करो। आगे देखते हैं। इन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा है। इन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि इसकी बात करें तो हम इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। अब WH टाइप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम लिखते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें इन दोनों सेंटेंस की, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की, तो हिंदी में जो भी वाक्य क्या से शुरू हो, हिंदी में जो भी वाक्य क्या से शुरू हो, वह वाक्य कहलाता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस क्या वर्ड की इंग्लिश जो होता है व्हाट, इसको हम कभी नहीं लिखते हैं। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में ये होता है क्या से स्टार्ट, और क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। लेकिन जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कभी भी हम इसमें व्हाट को यूज नहीं करते हैं, बल्कि अकॉर्डिंग टू दैट टेंस, यानी उस वाक्य का जो भी टेंस है, जिस टेंस के अंतर्गत वह वाक्य आता है, उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को ही वाक्य के सबसे पहले लिख दिया जाता है, शुरू में लिख दिया जाता है। इसीलिए इसे अगर कहें हम, ये हो जाएगा डज हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट, तो डज ही गो टू होम या डज ही गो टू हाउस, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब डज पहले। अब इस क्या की इंग्लिश को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आता है। हिंदी की अगर बात करें, हिंदी की यदि बात करें तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आ जाता है। वह क्या है, तुम कौन हो, रवि कहाँ है, वह कब घर जाएगी। तो ये जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या है, कौन है, कहाँ है, कब है, तो ये जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं यदि बीच में ये आते हैं तो इनकी इंग्लिश ही सबसे पहले लिखी जाती है। और इसी को जब ये बीच में आते हैं तो इनको बोला जाता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप इसलिए बोला जाता है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या है, कौन है, कहाँ है, कब है, कैसे है, क्यों है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उन सभी में ये लेटर आते हैं। जब इंग्लिश में उनको लिखेंगे हम तो इनके स्पेलिंग में हमेशा ये लेटर आते हैं W और H, इसलिए इसको बोला जाता है WH टाइप। जैसे हम क्या की बात करें तो WHAT, कहाँ की बात करें WHERE, कौन की बात करें WHO, कब की बात करें WHEN। तो ये चूंकि हमेशा इसमें W और H लेटर आते हैं इसलिए इनको बोला जाता है WH टाइप क्वेश्चन।
और WH टाइप क्वेश्चन में WH वर्ड को ही या क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं इनको, इन्हीं की इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब आगे आ जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा इज और यहाँ हो गया सब्जेक्ट। यहाँ बात करें तो आर हो जाएगा और यहाँ हो गया सब्जेक्ट। यहाँ बात करें तो इज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा रवि। यहाँ बात करें तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा विल, सी, गो। ये होता है इन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH टाइप क्वेश्चन। नोट करें। आगे चलते हैं। यदि सेंटेंस के तीसरे टाइप की बात करें, यह होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमें आदेश का बोध कराए, आर्डर, या रिक्वेस्ट का बोध कराए। कोई भी सेंटेंस जिससे या तो आदेश का बोध हो या रिक्वेस्ट का बोध हो, विनती का बोध हो, आग्रह का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे बड़ी इसकी पहचान यह होती है कि या तो यह मेन वर्ब से शुरू होता है, ओपन द डोर, या तो यह मेन वर्ब से शुरू होता है, या जब रिक्वेस्ट की बात होगी तो इसमें सबसे पहले प्लीज आ जाता है। इसमें सबसे पहले प्लीज आ जाता है। तो इस वाक्य से जब भी आदेश का बोध होगा वहां हमेशा मेन वर्ब पहले आएगी। जहां रिक्वेस्ट का बोध होगा, किसी से विनती करने या किसी से आग्रह करने का बोध होगा, तो वहां पे हमेशा प्लीज वर्ड आएगा। या एक वर्ड और आ सकता है इसमें, काइंडली। काइंडली गिव मी समथिंग। तो ये दो वर्ड आ सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज आए, काइंडली आए। तो अगर ये कहीं भी दिख रहा है तो ये जो भी सेंटेंस ऐसे हैं उन सेंटेंस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और ये मेन वर्ब वाला तो है ही है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मीन्स लाना मेन वर्ब है, ओपन मीन्स खोलना मेन वर्ब है। सीट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। तो ये जो भी सेंटेंस यहाँ देखा जाए तो माइंड मतलब ध्यान देना, स्टैंड खड़े होना, सीट बैठना, ब्रिंग लाना, ओपन खोलना, ये जो भी है ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब से कोई भी वाक्य यदि स्टार्ट हो रहा है, कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो उस वाक्य को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ प्लीज काइंडली है, यहाँ भी मेन वर्ब से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनके पहले वर्ड बढ़ गया है, प्लीज है और काइंडली है। ये वर्ड अगर नहीं है तो ये भी मेन वर्ब से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेन वर्ब से ही तो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनके पहले प्लीज काइंडली लगा है तो ये रिक्वेस्ट का बोध कराएंगे। कुछ और भी सेंटेंस के टाइप हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। यदि जैसे निषेधात्मक वाक्य, कोई चीज वर्जित हो, कोई मना किया जाए, जैसे डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट अस हैव,
अ कप ऑफ टी। तो ये जितने भी वाक्य हैं ये भी इंपरेटिव सेंटेंस के ही टाइप हैं। ऐसे वाक्यों को भी इंपरेटिव सेंटेंस ही बोला जाएगा। यहाँ कहीं कहीं एडवाइस हो सकता है, या कहीं ये निषेध हो सकता है, या कहीं कहीं इनसे एडवाइस भी हो सकता है। जैसे डोंट प्ले ऑन द रोड, तो आप किसी बच्चे को ऐसा एडवाइस भी दे सकते हैं, रोड पे खेलना हानिकारक है, रोड पे मत खेलो। या आप उसे मना भी कर सकते हैं कि रोड मत खेलो, अपने घर पे जाके खेलो, फील्ड में जाके खेलो, ग्राउंड में जाके खेलो। तो ऐसे भी वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। नोट कर। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है ऑपटेटिव सेंटेंस। इनको बोला जाता है इच्छा सूचक वाक्य। ये ऐसे सेंटेंस हैं जिससे या तो विश का बोध होता है, ब्लेस का बोध होता है, या कर्ज का बोध होता है, या प्रेयर का बोध होता है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है तो ऑपटेटिव सेंटेंस है। कोई व्यक्ति आशीर्वाद दे रहा है तो ऑपटेटिव सेंटेंस है। कोई श्राप भी दे रहा है किसी को तो अभी इंपरेटिव सेंटेंस है। कोई भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है तो अभी इंपरेटिव सेंटेंस है। नहीं तो इनकी डेफिनेशन की बात हुई कि जिस वाक्य से इच्छा उद्देश्य, जिस वाक्य से इच्छा का, आशीर्वाद का, भगवान से प्रार्थना का, कर्ज यानी अभिशाप का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ऑपटेटिव सेंटेंस। लेकिन इनको पहचानने की बात करें तो ये सबसे पहले में से ही स्टार्ट होते हैं। वैसे में तो है एक मॉडल वर्ब, लेकिन यहाँ इनकी में से शुरुआत होने से ये इंट्रोगेटिव का वर्क नहीं करते हैं। यहाँ है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ये हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि अगर मे से स्टार्ट हुआ है, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी संबोधन का चिन्ह। तो कोई भी सेंटेंस है में से स्टार्ट हुआ, लास्ट में संबोधन का चिन्ह आ जाए तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है ऑपटेटिव सेंटेंस। कुछ और एग्जांपल देख लें। मे यू गो टू हेल्प, मे यू बी सक्सीड। तो ये सेंटेंस भी ऑपटेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। बस ये पहचानना है कि में से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ऐसे सेंटेंस को ऑपटेटिव सेंटेंस बोला जा सकता है। नोट करें। आगे चलते हैं। ये पांचवा एंड लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी तरह के आश्चर्य का बोध हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यदि हम बात करें
व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, यह स्थान कितना सुंदर है। ये व्हाट से शुरू हुआ है और लास्ट में रिमार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ से शुरू हो जाए, हाउ डार्क द नाइट इज, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, ये आश्चर्य का बोध करा रहा है। हाउ डार्क द नाइट इज, ये भी आश्चर्य का बोध करा रहा है। व्हाट एन आइडिया, ये भी आश्चर्य का बोध करा रहा है। यदि व्हाट या हाउ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, उसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। ये सबसे बड़ी पहचान है इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। व्हाट से स्टार्ट हुआ, हाउ से स्टार्ट हुआ, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको दिखे तो आप पहचान जाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इससे कुछ और भी टाइप है। अब ये जितने भी टाइप हैं, कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड, कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड किसी भी सेंटेंस के आगे दिख जाए, कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड किसी भी सेंटेंस के आगे दिख जाए तो उस सेंटेंस को हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहा जाता है। एलास शी इज डेड, पूरा वी हैव won the match, ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो ये इंटरजेक्शन वर्ड है, ये भी है, ये भी है। कोई भी इंटरजेक्शन वर्ड किसी भी सेंटेंस के पहले दिख जाए तो वह समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट हाउ से स्टार्ट हो जाए, व्हाट हाउ से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए तो वह होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नोट करें। इस तरह से आपका सेंटेंस टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवाएंगे। आराम आराम से समझें इसे। हमने 5 टाइप के सेंटेंस आपको बताया, हमने सेंटेंस बताया 5 टाइप का। 5 टाइप में पहला आपको बताया गया असर्टिव सेंटेंस, पहला टाइप आपको बताया गया असर्टिव सेंटेंस। हमने ये बताया, जो ये बच्चे छूट गए हों, जो नहीं अच्छे से समझ पाए हों, वो फिर से एक बार इसको सुन लें और समझ लें कि हमने ये बताया कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमें किसी तरह की इंफॉर्मेशन दे। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे टीचर्स के बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जनरल सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी सेंटेंस है, वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, यदि उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं, मैं एक अध्यापक हूं, तुम एक विद्यार्थी हो, तो इन सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इससे इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि मैं जो हूं अध्यापक हूं, तुम जो हो एक विद्यार्थी हो। तो ये सेंटेंस यदि कहीं भी हम लिखते हैं, कहीं भी बोलते हैं, तो इससे पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति को एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में। इसी सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, इस सेंटेंस को ऐसे बोला जाए, तुम एक अध्यापक नहीं हो। तो इससे भी हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं अध्यापक तो हूं लेकिन मैं विद्यार्थी नहीं हूं। तुम विद्यार्थी तो हो लेकिन तुम अध्यापक नहीं हो। तो ये वाक्य भी हमको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है।
और ये वाले वाक्य भी हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो भी वाक्य हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे, उस वाक्य को ही हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। हमने ये बोला तो इससे आप जिसके सामने हमने बोला, चाहे जिसने यह लिखा हुआ पढ़ा, उसको एक इन्फॉर्मेशन मिला कि मैं अध्यापक हूं। किसी और व्यक्ति की हम बात करें, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, तो कोई भी चीज अगर ऐसा हम कहते हैं, ऐसा लिखते हैं, तो जो पढ़ेगा या जो सुनेगा उस व्यक्ति को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अमुक व्यक्ति क्या है। जैसे मैं एक अध्यापक हूं तो मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुम एक विद्यार्थी हो तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर यहाँ हम कहते हैं कि विद्यार्थी नहीं हूं तो ये भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, कोई और दूसरा चीज है। तुम अध्यापक नहीं हो तो तुम कोई दूसरी चीज हो, विद्यार्थी हो सकते हो, कोई और चीज हो सकते हो। तो ये सेंटेंस बस हमको इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं कि हम क्या हैं। ये सेंटेंस बोलें, ये सेंटेंस लिखें, इनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि वह क्या। दूसरी बात करें, इसके टाइप की हमने बात की आपसे, असर्टिव सेंटेंस की टाइप की। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है भाई? तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये वाला है, ये वाला। अब ये वाला अफर्मेटिव क्यों है? क्योंकि अफर्मेटिव का हिंदी नाम होता है स्वीकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य वह होता है जिसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। सकारात्मक वाक्य वह वाक्य है जिसमें हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम कह रहे हैं कि मैं एक अध्यापक हूं तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, तुम एक विद्यार्थी हो तो इसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें कि इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं अध्यापक नहीं, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ बल्कि अध्यापक हूँ, तुम अध्यापक नहीं हो तुम विद्यार्थी हो, तो यहाँ आपको जो सूचना मिली वो सूचना ही क्या है? निगेटिव है। जब सूचना ही निगेटिव है तो वह सेंटेंस भी निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सूचना ही यदि पॉजिटिव है तो वह सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से हमने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंस। आगे यदि हम बात करें दूसरे सेंटेंस की, तो दूसरा सेंटेंस आपको बताया गया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस की यदि हम चर्चा करें, यह सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन पूछता है। किसी भी तरह का क्वेश्चन यदि किसी से पूछा जाए तो वह सेंटेंस कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करना है और उस लैंग्वेज में कोई ना कोई वाक्य ही हमें बोलना है सेंटेंस पूछने के लिए। तो जो सेंटेंस हम पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, वह क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस ही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें भी दो टाइप हमने बताया आपको। एक टाइप बताया हिंदी में, क्या वह एक वकील है, और एक टाइप हमने बताया तुम्हारे पिताजी क्या है। क्या वह एक वकील है, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या वह पढ़ती है, क्या तुम चाय पीते हो। ये जितने भी सेंटेंस है जहां क्या पहले आपको दिख जाए हिंदी के सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को बोलेंगे डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस या यस और नो टाइप क्वेश्चन। क्योंकि ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसके दो टाइप हैं, यस और नो टाइप है और एक WH टाइप है। ये डायरेक्ट इंटरोगेटिव के नाम से जाना जाता है और ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव के नाम से जाना जाता है। तो यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन को हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप वाले क्वेश्चन को बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस जहां क्या से स्टार्ट हो जाए हिंदी में वह यस और नो टाइप है, और जहां क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, अब ये केवल यहाँ एक ही आता है और यहाँ कई क्वेश्चन वर्ड हैं, क्या भी हो सकता है, कब भी हो सकता है, क्यों भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में दिया रहा है तो वह इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की हम बात करें तो इसमें हम क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते ही नहीं है, बल्कि इसके पहले यहाँ ला देते हैं हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू टेंस। और यहाँ हमेशा क्वेश्चन वर्ड आता है, हिंदी में बीच में आता है,
लेकिन इंग्लिश में हमेशा उसी की इंग्लिश लिखते हैं, WH वर्ड की, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो ये हमने बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो टाइप क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन। आगे देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी 3 सेंटेंस बाकी हैं, इनको भी रिवाइज करा देते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो आदेश देता है इम्परेटिव सेंटेंस है, जिससे आग्रह का बोध होता है वो भी इम्परेटिव सेंटेंस है। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे आदेश या विनती का बोध हो, आदेश या रिक्वेस्ट का बोध हो, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस के टाइप में भी हम कोई पहचान बतलाए थे आपको। यदि मेन वर्ब से शुरू हो, यदि मेन वर्ब से शुरू हो तो इम्परेटिव सेंटेंस है। यदि इसके पहले प्लीज काइंडली लगा हो, इम्परेटिव सेंटेंस है। डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो तो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। लेट से स्टार्ट हो रहा हो ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। ये बहुत सारे टाइप्स हमने बताए थे। मेन वर्ब से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस, प्लीज से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस, डू नॉट से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस, लेट से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस, लेट अस से स्टार्ट हो इम्परेटिव सेंटेंस। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस यदि दिखता है तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस से हमेशा या तो विनती का बोध होगा या आदेश देने का बोध होगा। अब अगले की यदि हम बात करते हैं, अगर अगले की बात करते हैं तो ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य क्या है भाई? तो ऐसा सेंटेंस है जिससे इच्छा का भी बोध हो, जिससे आशीर्वाद का भी बोध हो, जिससे किसी को श्राप देने का भी बोध हो, जिससे ईश्वर से कोई प्रार्थना करने का भी बोध हो। ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जैसे हमने बताया मे से स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा और लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आया। इसमें कोई भी हो, इच्छा का बोध कराने वाला हो, आशीर्वाद का बोध कराने वाला हो, अभिशाप का बोध कराने वाला हो, भगवान से प्रार्थना का बोध कराने वाला हो, ऐसा कोई भी सेंटेंस है तो इस सेंटेंस को हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही बोला जाता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी रूइन, मे ही गो टू हेल्प। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस दिख जाए, मे है और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। एक लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यह सेंटेंस हमेशा व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है या इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस है जो इंटरजेक्शन वर्ड से स्टार्ट हो, व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो, उसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, तो ऐसे किसी भी सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। ये आपका सेंटेंस टॉपिक खत्म हो गया और अच्छी तरह से सबको समझ में आ गया होगा। आगे धन्यवाद। तो वालिको ऑल स्टूडेंट्स, मैंने बोला था, जैसा आपने बोला था कि संडे को सर इंग्लिश का क्लास चलाइए, हमने इंग्लिश का क्लास चला भी दिया और इंग्लिश का क्लास अच्छा भी लगा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कैसा लगा। जैसा लगेगा सर को फिर आगे भी हम लोग बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंग्लिश इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इंग्लिश हम लोग नहीं जानेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है।
इसलिए दिक्कत आने वाली है। देखो मामला क्या था कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो हमको पता ही नहीं था कि वो किस लिए आए, हमें लगा कोई व्यापारी हैं, हम लोग सहयोग भी किए, ठीक है। और उसके बाद जब सिराजुद्दौला मीर जाफर ने धोखा किया, सिराजुद्दौला से जब युद्ध हुआ अंग्रेजों का, सिराजुद्दौला को जब लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे भारतवासियों को ये पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तुमको पता नहीं होगा कि दोनों साइड जो है, थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं क्या हुआ था कि दोनों साइड जो है, अब देखो कहानी, अब ये जो है इधर सिराजुद्दौला की सेना है, सिराजुद्दौला, यहाँ अंग्रेज, ध्यान से देखिए, और यहाँ भी भारतीय हैं, ठीक है, यहाँ भी भारतीय हैं। अब देखो कहानी, इन लोगों में लड़ाई हो रही है और हमारे भारत का सिराजुद्दौला हार रहा है, लेकिन हम लोग क्या बजा रहे हैं, ताली बजा रहे थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि हम गुलाम होने वाले, समझ में रहा है। हमको लग रहा था कि अभी जो है अंग्रेज जीत जाएंगे, ये सिराजुद्दौला है, अगर सिराजुद्दौला हार गया तो अब अंग्रेज जीत जाएंगे तो अब ये हमारे राजा हो जाएंगे। हमको ये लग रहा था कि पहले की तरफ ये राजा बनेंगे, लेकिन दूसरा हो गया, गुलाम रहे, कितने सालों तक रहे, सालों का 100 शताब्दी भी रहे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए भी अंग्रेजी जानिए कि ताकि सामने अंग्रेजी आ जाए, कोई बोले तो कम से कम समझ लें, बोलने आ जाए, सुनने आ जाए, समझने आ जाए, इसलिए अंग्रेजी बहुत अनिवार्य हो गया। और हिंदी हमारी मदर टंग है तो वो भी अनिवार्य। अरे कहने का मतलब है कि जो यहाँ जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड सब अनिवार्य, हमें सब कुछ आना चाहिए, लेकिन अगर आगे लड़ाई लड़ना है तो इंग्लिश भी चाहिए, दूसरे देश में भी जाना है तो इंग्लिश चाहिए, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी सब हर हर महादेव, जय हिंद।